इस कुएं में तो नीचे जाने के लिए सीढ़ियां लगी हैं और अंदर से कुआं सूखा दिखाई दे रहा है। ऐसा करता हूँ, नीचे जाकर अपनी मछलियों को कुएं के अंदर रख देता हूँ, इससे ये ठंडी भी रहेंगी और सुरक्षित भी। अब राजू कुएं के अंदर बनी हुई सीढ़ियों से एक एक करके नीचे उतरता है। वो कुएं के अंदर पहुंचकर देखता है कि नीचे कुआं पूरी तरह से सूखा है और साथ में वहां काफी जगह भी है। राजू खुश होते हुए अपनी मछली की टोकरी वहीं किनारे रख देता है और अपने आप से कहता है, मछलियां रखने के लिए यह जगह बहुत सुरक्षित है। अब जब भी मेरी मछलियां बच जाएंगी तो मैं उसे यहीं रख दिया करूंगा। ऐसा कहकर राजू सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है और अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। घर पहुंचकर वो अपने पिताजी, माँ और भैया को सारी बातें बताता है। ये सुनकर राजू कहता है, अरे वाह श्यामू, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हमारी मछलियां खराब नहीं हुआ करेंगी। अब जब कभी भी बेचने के बाद कुछ मछलियां बच जाती तो श्यामू उन मछलियों को कुएं के अंदर रख दिया करता। आज भी श्यामू बची हुई मछलियां कुएं में रखकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। जैसे वो अपने घर के बाहर पहुंचता है तो देखता है कि सभी लोग परेशान होकर बाहर खड़े हैं और नदी जोर जोर से उफन रही है। श्यामू को देखकर केशव कहता है, अरे आ गए श्यामू बेटा, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। आसपास के इलाकों में काफी बारिश हुई है, इसीलिए ये नदी उफान पर है। हम सभी को झोपड़ियां कभी भी डूब सकती है। चलो जल्दी से सामान निकाल कर बाहर ले आते हैं। घर के सभी लोग अपनी झोपड़ी में जाते हैं और थोड़ा थोड़ा सामान गटरों में भरकर बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। तभी कुछ झोपड़ी पड़ोसी वाले भी आते हैं वहां और कहते हैं, अरे देख रहे हो राजू भाई, नदी कितनी उफान पर है। आज तो ये नदी हम गरीबों की झोपड़ियां डुबा कर ही मानेगी। चलो भाई, अब अपना अपना ठिकाना कहाँ है, कहीं ना कहीं देखना ही पड़ेगा। तभी पीछे खड़ी किशन की बीवी कहती है, चलिए जी, मैंने अपने मायके वालों से बात कर ली है, अब हम वहीं जाकर रहेंगे। फिर किशन अपने परिवार के साथ वहां से चला जाता है और केशव का परिवार उसे जाते हुए देखते रहता है। उसके बाद बाकी मछुआरे भी अपना अपना सामान लेकर वहां से चले जाते हैं। तभी केशव अपने परिवार से कहता है, अरे सभी तो कहीं ना कहीं अपना इंतजाम करके रह ही लेंगे, लेकिन हमारा तो कोई भी नहीं है। अगर हमारी झोपड़ी डूब गई तो हम कहाँ जाएंगे। केशव ऐसा कह ही रहा था कि तभी नदी की लहर तेज हो जाती है और देखते ही देखते केशव की झोपड़ी के साथ साथ बाकी सभी मछुआरों की झोपड़ियां भी डूब जाती हैं। तब राजू कहता है, पिताजी अब यहाँ खड़े रहना खतरे से खाली नहीं है, चलिए हम सब यहाँ से चलते हैं। वो सभी अपनी अपनी गठरियां लेकर निकल पड़ते हैं। लगभग रात होने लगती है, हवाएं भी तेज चलने लगती हैं और सभी ठंड में कांपने लगते हैं। तभी चलते चलते पिंकी कहती है, पिताजी बहुत ठंड लग रही है, देखो ना मैं और भैया कितना कांप रहे हैं, हमें और कितनी दूर चलना है। ए भगवान, एक ही तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, आज वो भी डूब गई। अब हमारे पास तो रहने के लिए कोई जगह ही नहीं, कहाँ जाएंगे भला हम। धीरज रखो वीना, मुसीबत आई है तो काटनी तो पड़ेगी। ऐसा करते हैं, मछली बाजार की तरफ ही चलते हैं, रात काटने के लिए कोई जगह तो मिल ही जाएगी। और वो फिर सभी लोग मछली बाजार की तरफ निकल पड़ते हैं। चलते चलते रास्ते में श्यामू को वही कुआं दिखाई देता है जिसमें वो अपनी मछलियां रखा करता था। उसे देखकर श्यामू वहीं रुक जाता है, उसके साथ साथ सभी लोग रुक जाते हैं। तब श्यामू कहता है, भैया पिताजी, वो कुआं देख रहे हैं ना, ये वही कुआं है जिसमें मैं अपनी मछलियां रखा करता हूँ। इस कुएं के अंदर काफी जगह है और काफी बड़ा है कुआं। क्यों ना आज रात हम इसी कुएं के अंदर जाकर रहें। राजू सही कह रहा है, बाहर बहुत ठंड है, कुएं के अंदर ज्यादा हवा नहीं लगेगी। वैसे भी रात गुजारने के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है, चलो हम वहीं चलते हैं। फिर सभी लोग राजू के पीछे पीछे उस कुएं की तरफ चल पड़ते हैं। सभी लोग कुएं के पास पहुंचकर वहां खड़े हो जाते हैं। तब श्यामू कुएं के अंदर झांकते हुए कहता है, माँ पिताजी देखिए, कुआं अंदर से काफी बड़ा है और देखो यहाँ सीढ़ियां भी बनी हुई हैं जिससे सभी लोग आसानी से कुएं में उतर पाएंगे। चलिए मैं पहले उतरता हूँ, मेरे पीछे आप लोग भी उतर जाइए। अब श्यामू सीढ़ियों से नीचे उतरता है, उसके पीछे परिवार के बाकी लोग भी सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। सभी लोग कुएं के अंदर जा जाते हैं और कुएं में आसपास चारों तरफ देखने लगते हैं। फिर नीलम कहती है, माँ पिताजी, ये तो रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है। ये कुआं समतल है और बड़ा भी है। चलिए सभी लोग अपना सामान एक किनारे रख देते हैं। सभी लोग अपना सामान एक किनारे रख देते हैं। किरण सामान में से एक चटाई निकालकर बिछा देती है। सभी लोग उस पर बैठ जाते हैं। तभी अचानक कोई कीड़ा वीना के पैरों में काटकर भाग जाता है। वीना जोर से चिल्लाती है, मुझे किसी कीड़े ने काट लिया है, भगवान कितना दर्द हो रहा है। रुकिए माँ जी, मैं अभी दवाई लेकर आती हूँ और कीड़े के काटने वाली जगह पर लगा देती हूँ, आपको आराम मिल जाएगा। अब नीलम किनारे रखे सामान में से दवाई निकालती है और लाकर अपनी सास के पैरों में लगा देती है। थोड़ी देर बाद उन्हें राहत मिल जाती है। तब वो कहती है, देख लिया किरण बहू कि ये कुआं रहने लायक है कि नहीं। अरे ये कुआं है, कोई इंसानों के रहने का घर थोड़ी ना है। कितना अंधेरा भी है अंदर, मैं तो यहाँ नहीं रहूंगी।
ए जी सुन लीजिए, आप जल्दी से जल्दी रहने की कोई व्यवस्था कीजिए। माँ समझने की कोशिश करो, इस कड़कड़ाती ठंड में हमारे पास रहने के लिए अभी कोई जगह नहीं है। जब तक हमें कोई और जगह नहीं मिल जाती तब तक हमें यहीं रहना होगा। तभी शामू कहता है, नीलम ये देखो, यहाँ कुछ लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं। तुम ऐसा करो कि सामान में से मिट्टी का तेल और कुछ खराब कपड़े निकाल लो। इन लकड़ियों पर कपड़ा बांधकर मिट्टी का तेल छिड़क कर हम मशाल बना लेते हैं, कुएं में उजाला हो जाएगा। फिर नीलम एक गठरी को खोलकर उसमें से कुछ खराब कपड़े और दूसरी गठरी से मिट्टी का तेल निकालती है। शामू आसपास पड़ी हुई लकड़ियों को इकट्ठा करता है और फिर उसके ऊपर कपड़ा लपेटता है और फिर मिट्टी का तेल छिड़क देता है। उसके बाद वो माचिस से उसमें आग लगाता है और उसे कुएं के आसपास की दीवार पर लगा देता है। इस तरह कुएं में थोड़ा उजाला हो जाता है। फिर पिंकी कहती है, माँ पिताजी मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो ना। हाँ माँ मुझे भी बहुत भूख लगी, मुझे भी कुछ खाने को दो। बच्चों की बात सुनकर किरण कहती है, बच्चों को खाना तो खिलाना ही पड़ेगा। ऐसा कीजिए, आप दोनों बाहर से कुछ लकड़ियां और 2 बड़े पत्थर ले आइए चूल्हा बनाने के लिए। तब तक हम दोनों पत्तों की झाड़ू बनाकर यहाँ सफाई कर लेते हैं और सामान जमा देते हैं। हाँ राजू भैया, भाभी सही कहती हैं। और हाँ भाभी, वो देखिए वहाँ किनारे पर कुछ मछलियां भी रखी हुई हैं। आप मछली के साथ थोड़े चावल बना लेना। भैया चलिए हम लकड़ी और पत्थर की व्यवस्था करके आते हैं। दोनों भाई सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चले जाते हैं तो वहीं किरण बाहर जाकर कुछ पत्ते लाकर उसकी झाड़ू बनाती है। किरण अच्छी तरह से नीचे झाड़ू लगा देती है और ऊपर से जाले भी निकालती है। तो वहीं सभी लोग एक किनारे बैठे हुए होते हैं। दूसरी तरफ नीलम गठरियां खोलकर रसोई का सामान जमाने लगती है। तभी राजू और श्यामू कुछ पत्थर और लकड़ियां लेकर वहां पर आ जाते हैं और वहीं किनारे रख देते हैं। फिर किरण और नीलम उन पत्थरों को जोड़कर चूल्हा बनाती है और लकड़ियां चूल्हे में लगाकर आग जला देती है। तब नीलम कहती है, भाभी खाना तो हम बना ले, लेकिन हमारे पास पानी नहीं है। नीलम तुम चिंता मत करो, कुएं के बाहर पास में ही एक छोटा सा गड्ढा है, वहां पर साफ पानी भरा हुआ है। मैं तो अक्सर इधर से गुजरते हुए वहीं से पानी पीता हूँ और वहाँ आसपास टूटे हुए मटके भी पड़े हुए हैं। तुम रुको, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। श्यामू बाहर जाता है और थोड़ी देर बाद टूटे हुए मटके में पानी लेकर वहां आ जाता है। नीलम मटका ले लेती है और अब थोड़े से पानी से मछलियों को धो लेती है। किरण चावल बीनती है और फिर कुछ मसाले डालकर किरण मछली बना लेती है और उसके बाद वो चावल चढ़ा देती है। खाना तैयार होने के बाद नीलम और किरण मिलकर खाना लगा देती हैं। सभी लोग खाना खाते हैं। तब किरण कहती है, माँ पिताजी 4-5 दिनों का राशन तो हमारे पास है, लेकिन उसके बाद। बहू तुम चिंता मत करो, कल ही हम लोग अपने लिए काम ढूंढने निकल जाएंगे। कोई ना कोई काम तो हमें मिल ही जाएगा। अब किरण अपने सामान में से कंबल निकालती है। सभी लोग उस चटाई पर कंबल ओढ़कर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह उठकर केशव कहता है, अरे जैसे तैसे रहने की जगह तो हमें मिल गई, लेकिन अब हम लोगों को अपने लिए काम भी ढूंढना होगा ताकि हमारे घर का खर्चा चल सके। हाँ पिताजी, चलिए हम लोग काम ढूंढने के लिए निकलते हैं। ऐसा कहकर राजू, श्यामू और केशव सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर काम की तलाश में निकल जाते हैं। तो वहीं किरण बाकी सभी लोगों से कहती है, माँ जी बच्चों चलिए ऊपर चलते हैं, ऊपर धूप निकल आई होगी, थोड़ी देर धूप ताप लेंगे। अब किरण के साथ बाकी सभी लोग भी सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आते हैं और कुएं के बाहर ही बैठकर धूप तापने लगते हैं। थोड़ी देर बैठने के बाद वीना कहती है, आहा, धूप में बैठकर कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हाथों पैरों में जान आ गई। हाँ माँ जी, आप सच कह रही हैं, पर मैं सोच रही थी अगर इसी धूप में नहाने का पानी मिल जाए और हम नहा सके तो बड़ा ही अच्छा महसूस होगा। हाँ भाभी, मैं भी यही सोच रही थी। चलिए आसपास पानी की तलाश करते हैं। सभी लोग मिलकर पानी की तलाश करते हुए आसपास घूमते हैं। तभी वहां पर एक बड़े से गड्ढे में ढेर सारा साफ पानी दिखाई देता है। पानी देखकर सभी खुश हो जाते हैं। फिर बारी बारी करके पानी निकालकर सभी लोग नहा लेते हैं और धूप में ही अपने कपड़ों को सुखाकर पहन लेते हैं। तब किरण कहती है, नहाकर बड़ा ही अच्छा महसूस हो रहा है। चलो पानी तो मिल गया, अब हमारा नहाना, धोना, बर्तन और बाकी के सारे काम यहीं से हो जाया करेंगे। फिर कुछ सोचते हुए नीलम कहती है, वैसे माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि यहाँ से मिट्टी और पानी ले जाकर कुएं की लिपाई पुताई कर लूं, जिससे कि कुआं सुंदर भी दिखेगा और कीड़े मकोड़ों का डर भी नहीं रहेगा। हाँ भाभी, और कुछ लकड़ियाँ भी बीन कर अंदर ले जाकर रख देते हैं, जिससे हम आग जला सकें। फिर किरण कुएं के आसपास से कुछ मिट्टी इकट्ठा करती है तो वहीं नीलम आसपास पड़े फूटे हुए घड़ों और डब्बों में पानी भरती है और वीना लकड़ियां इकट्ठा करती है। फिर नीलम कहती है, चलिए माँ जी, अब हम लोग घर चलते हैं, शाम भी होने लगी है। वो लोग सूखे कुएं के घर की तरफ निकल पड़ते हैं और कुएं के पास पहुंचकर सीढ़ियों से उतरकर कुएं के अंदर जाते हैं। फिर किरण थोड़ा पानी लेकर कुएं की लिपाई पुताई कर लेती है। धीरे धीरे रात होने लगती है। तभी कुएं के अंदर ठंडी हवा आने लगती है, जिससे सभी को ठंड लगने लगती है। ये देखकर वीना कहती है, बहू, किसी तरह से अगर कुआं ऊपर से ढक जाए तो ये ठंड कम हो सकती है।
तभी वहां पर घर के मर्द भी आ जाते हैं। केशव के हाथों में एक तिरपाल देखकर वीना कहती है, ये तो बड़ा अच्छा किया आपने जो तिरपाल ले आए। हाँ वीना, हमारे पास जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे उससे ये तिरपाल ले आया हूँ। बाबूजी, आप लोगों को कोई काम मिला क्या? नहीं किरण, आज तो हमें कोई काम नहीं मिला। हाँ, लेकिन 1-2 दिनों में काम मिल जाएगा। तभी पिंकी कहती है, दादाजी जल्दी से तिरपाल कुएं के ऊपर लगाओ ना, कुएं के अंदर ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मुझे और बंटी को ठंड लग रही है। हाँ बेटा, अभी लगाता हूँ। राजू, श्यामू, चलो चलकर मेरी मदद करो। वो लोग सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाते हैं और तीनों तिरपाल को पकड़कर कुएं के ऊपर बांध देते हैं। साथ ही सीढ़ियों वाला हिस्सा खुला छोड़ देते हैं। फिर वो लोग वापस आ जाते हैं। केशव कहता है, देखो बच्चों, अब हवा अंदर नहीं आएगी और हम सबको ज्यादा ठंड नहीं लगेगी। ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। अब किरण चूल्हा जलाती है और मक्के की रोटियां बनाने लगती है। सभी लोग साथ बैठ जाते हैं। सब्जी बनाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, इसलिए सभी लोग नमक और प्याज के साथ मक्के की रोटी खा लेते हैं और कंबल ओढ़कर चटाई पर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह उठकर फिर केशव अपने दोनों बेटों के साथ काम की तलाश में निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद बाकी के सभी लोग धूप लेने के लिए कुएं से बाहर आ जाते हैं और बाहर बैठकर धूप सेकते हैं। तभी नीलम कुछ सोचते हुए अपनी सास और जेठानी से कहती है, माँ जी, भाभी, आप लोग देख रहे हो ना कि कुएं के आसपास की जमीन की मिट्टी कितनी अच्छी है। ये मिट्टी बड़ी उपजाऊ है। हाँ किरण, वैसे हमसे ज्यादा मिट्टी की समझ तुम्हें है। मेरे पिताजी किसान थे, इसीलिए मैं जानती हूँ कि इस तरह की जमीन में बहुत अच्छी खेती हो सकती है। क्यों ना हम यहाँ पर टमाटर, गोभी, आलू जैसी कुछ सब्जियां उगाएं। अपनी सब्जियों में पानी देने के लिए हमें आसपास के गड्ढों से पानी भी मिल जाया करेगा। किरण बहू, नीलम बहू सच कह रही है। घर के मर्दों को मजदूरी का काम मिल जाए तो फिर हम उनसे बीज मंगवा लेंगे और खेती शुरू करेंगे। उन्हें बैठकर बातें करते हुए दोपहर हो चुकी थी। उसके बाद किरण और नीलम कुएं के अंदर जाती हैं और चूल्हा जलाकर मक्के की रोटी बना लेती हैं। शाम होने लगी थी। वीना और दोनों बच्चे भी कुएं के अंदर आ जाते हैं और सब बैठे थे। तब तक घर के सभी मर्द भी सीढ़ियों से उतरते हुए आ जाते हैं। तो वीना कहती है, आज भी आप लोगों को काम नहीं मिला क्या? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। आज हम तीनों को ही मजदूरी का काम मिल गया है। कल सुबह से हम काम पर जाएंगे। अरे वाह, आप लोगों को काम मिल गया, फिर तो कल से हमें अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। माँ हमें सिर्फ मक्के की रोटी और नमक ही खिला रही है, ये खाकर तो हम लोग बोर हो गए हैं। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज तुम लोग मक्के की रोटी और नमक खा लो। कल हम तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनवाएंगे। बच्चे अपने दादा की बात सुनकर खुश हो जाते हैं और उनसे जाकर लिपट जाते हैं। तब किरण सभी के लिए मक्के की रोटी और नमक लगा देती है। सभी लोग बैठकर एक साथ खाना खाते हैं और कंबल ओढ़कर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह उठकर घर के सभी मर्द काम पर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सभी लोग कुएं के ऊपर धूप सेकने के लिए आते हैं। थोड़ी देर धूप सेकने के बाद नीलम कहती है, किरण भाभी, चलो हम इन डंडियों को नुकीला करके आसपास से मिट्टी खोदना शुरू करते हैं। इस तरह हम खेती के लिए जमीन तैयार कर लेंगे। हाँ हाँ चाची, चलो, बड़ा मजा आएगा मिट्टी खोदने में। अब किरण, नीलम, वीना और दोनों बच्चे नुकीली डंडियों को लेकर आसपास की नरम मिट्टी खोदना शुरू करते हैं। काफी देर वो मिट्टी खोदते रहते हैं। धीरे धीरे शाम हो जाती है। ठंड बढ़ने के साथ ही वो लोग कुएं के अंदर आ जाते हैं। सभी को भूख लगी थी, लेकिन बनाने के लिए कुछ भी नहीं था। सभी घर के मर्द कुएं में आ जाते हैं और ऊपर से तिरपाल ढक देते हैं। फिर केशव किरण को एक झोला देते हुए कहता है, ये लो बहू, ये राशन का पकड़ लो। आज मजदूरी का काम मिला था तो उसी पैसों से हम ये राशन खरीद कर लाए। इसमें एक दाल, चावल, गेहूं, आटा और साथ ही नमक मिर्च भी है। अरे वाह, आज तो हमें अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा। हाँ बच्चों, मैं अभी खाना बनाती हूँ और तुम सबको खिलाती हूँ। अब किरण चूल्हा जलाकर दाल, चावल, रोटी बनाती है और उसके बाद सभी को खाना लगाती है। सभी लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं और फिर कंबल ओढ़कर सुकून से सो जाते हैं। अगले दिन सुबह उठकर घर के मर्द अब काम पर जाने के लिए निकलने लगते हैं। तब नीलम कहती है, आज आप लोगों को जो दिहाड़ी मिलेगी उससे आप खेती करने का कुछ सामान और बीज खरीद कर लाना, ताकि हम लोग बाहर कुएं के आसपास खेती कर सकें। अरे वाह नीलम, ये तो तुमने बड़ा ही अच्छा सोचा। कुएं के आसपास की जमीन खेती के लिए अच्छी है और आते समय मैंने देखा था कि वो खुदी हुई भी थी। शायद तुम लोगों ने ही मिलकर उससे खोदा है। हाँ पिताजी, हमने ही खोदा है और अब हम लोग मिलकर वहाँ पर खेती भी करेंगे। सभी लोग पिंकी की बात सुनकर हंस पड़ते हैं। फिर केशव अपने दोनों बेटों के साथ काम पर चला जाता है और बाकी लोग भी कुएं से बाहर निकलकर धूप सेकने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग फिर से खुदाई के काम में लग जाते हैं और ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है और शाम हो जाती है। तब वीना कहती है, बहू, बाकी का काम कल करेंगे, अब ठंड लगने लगी है, चलो अंदर चलते हैं।
फिर वो लोग कुएं के अंदर आ जाते हैं। अंदर आकर किरण और नीलम एक बार फिर से कुएं में झाड़ू लगाती है, साफ सफाई करती है और साथ ही नीलम कुएं को गर्म करने के लिए आग जला देती है। इसी तरह रात हो जाती है और केशव अपने दोनों बेटों के साथ वापस आ जाता है। तभी राजू कुछ सामान और बीज नीलम को देते हुए कहता है, ये लो नीलम, तुमने खेती का सामान मंगवाया था और साथ में बीज भी। नीलम खुशी से वो सामान ले लेती है। तब तक किरण चूल्हा जला देती है और जल्दी जल्दी खाना बनाकर सभी को परोस देती है। सभी लोग खाना खाते हैं और सुकून से सो जाते हैं। अगले दिन सुबह किरण घर के सभी मर्दों से कहती है, आप लोगों को तो पता है ना कि कुएं के बाहर दाहिनी तरफ एक बड़ा गड्ढा है, वहाँ पर पानी है। आप लोग कपड़े लेकर जाइए और वहीं पर नहा धोकर कपड़े बदल लीजिएगा। हम दोपहर में वहाँ जाएंगे तो कपड़े धोकर डाल देंगे। हाँ हाँ बहू, हम ऐसा ही करेंगे, लाओ हमारे कपड़े दे दो। किरण उन सभी को उनके कपड़े दे देती है और फिर वो लोग चले जाते हैं। तो इधर किरण सभी के साथ कुएं से बाहर निकलती है और पहले तो सभी लोग कुएं के आसपास मिलकर खुदाई करते हैं। उसके बाद अब नीलम वहां पर आलू, गोभी, मटर, टमाटर, मिर्च, भिंडी इन सब के बीज लगा देती है। फिर सभी से कहती है, माँ जी, भाभी, बीज तो हमने लगा दिए हैं, चलिए अब उस गड्ढे से पानी लाकर यहाँ डाल देते हैं। अब सभी लोग उस गड्ढे पर जाते हैं। किरण सभी के कपड़े धोती है तो वहीं नीलम, बच्चे और बीना पानी लाकर कुएं के पास अपने खेतों में डालते हैं। इस तरह शाम हो जाती है और वो लोग कुएं के अंदर आ जाते हैं। धीरे धीरे अब 2 महीने गुजर जाते हैं। उनकी सब्जियां भी उगने लगती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ घर के सभी मर्द मजदूरी करके कुछ पैसे इकट्ठा करने लगते हैं। एक दिन केशव अपने दोनों बेटों के साथ मजदूरी करके अपने घर की तरफ वापस आ रहा था। तभी उसने रास्ते में एक नया नॉनवेज ढाबा खुला हुआ देखा। ढाबे के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था। केशव राजू से कहता है, बेटा, ढाबे के बाहर क्या लिखा है, जरा पढ़ करके बताना। पिताजी, बाहर लिखा है कि एक मछली बनाने वाली कुक की आवश्यकता है। अरे बेटा, किरण तो बहुत अच्छी मछली बनाती है ना। हाँ पिताजी, आपको याद नहीं क्या कि भाभी हमें अक्सर मछली की अलग अलग तरह की डिश बनाकर खिलाया करती थी। हाँ तो ठीक है बेटा, कल तेरी भाभी की इस ढाबे में नौकरी लगवा देते हैं। हाँ पिताजी, ये तो आपने बड़ा ही अच्छा सोचा है। इस तरह हम सब मिलकर काम करेंगे तो जल्दी अपना एक घर खरीद पाएंगे। अब केशव अपने दोनों बेटों के साथ घर आता है और अपने घर वालों को सारी बातें बताता है। सभी लोग ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और किरण कहती है, पिताजी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कल ही उस ढाबे पर जाकर काम करने के लिए लग जाती हूँ। अगले दिन किरण भी केशव, राजू और श्यामू के साथ काम के लिए निकल पड़ती है। किरण को ढाबे के बाहर छोड़कर केशव अपने दोनों बेटों के साथ मजदूरी के लिए निकल जाता है। किरण काउंटर पर आती है और ढाबे के मालिक से कहती है, सेठ जी, सुना है आपको एक मछली बनाने वाले रसोइये की जरूरत है और मैं बहुत अच्छी मछली बनाती हूँ। अरे ठीक है, तो तुम रसोई में जाओ और मुझे 2-3 मछली की अच्छी डिश बनाकर खिलाओ। अगर तुमने अच्छा बनाया तो तुम कल से काम पर आ जाना। अब किरण रसोई में जाती है और अलग अलग तरह की डिश बनाती है। फिर सेठ जी वहां आते हैं और सभी डिश को चख कर देखते हैं। सेठ जी को किरण की बनाई मछली की डिशेस बहुत पसंद आती है और वो किरण को काम पर रख लेते हैं। किरण घर आती है और सभी को सारी बातें बताती है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। तब नीलम कहती है, पिताजी, हमने जो सब्जियां अपनी खेतों में लगाई थी अब वो भी पककर तैयार हो गई हैं। इतनी सारी सब्जियां हम घर में तो खा नहीं सकते, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि कल से आप लोग थोड़ी बहुत सब्जियां अपने साथ ले जाइएगा और उन्हें बेच दीजिएगा। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है। बड़ी खुशी की बात है कि कुछ पैसे सब्जियां बिक जाएंगी तो कुछ पैसे किरण बहू की नौकरी से आ जाएंगे और कुछ पैसे घर के खर्च करने के बाद बच जाएंगे। हम सभी पैसे इकट्ठा करके जल्दी से अपने लिए घर खरीद लेंगे। बारिश आने से पहले हमें ये कुआं छोड़ना होगा। फिर अगले दिन केशव और उसके दोनों बेटे जाते हुए अपने साथ सब्जियां तोड़ कर ले जाते हैं। फिर वे उन्हें बाजार में बेच देते हैं और अपने काम पर चले जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ किरण भी अपनी नौकरी पर चली जाती है और इधर नीलम घर पर रहकर अपने खेत की देखरेख करती है। वीना और बच्चे भी नीलम की मदद करते हैं। सभी लोग साथ मिलजुल कर काम करते हैं, इसीलिए जल्दी वो घर खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। फिर पास के ही गांव में वो लोग एक छोटी सी झोपड़ी खरीद लेते हैं और काम करते हुए खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।